प्रिय छात्रों, निर्दिष्ट कार्य 1.7 में ही आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें c का मान ज्ञात करना है, जिनके लिए अनंतः अनेक हल होते हैं। तो हमें जो समीकरण दिए गए हैं, सबसे पहले तो हम उन्हीं को लिखेंगे, जो कि हैं cx धन 2y बराबर c-2। ये और एक समीकरण दिया गया है 8x धन cy बराबर c। तो ये हमें दो समीकरण दिए गए हैं। अब चूँकि हमें पता है कि ये व्यापक वर्ग समीकरण अभी नहीं है, क्योंकि इनके बराबर में 0 नहीं है, तो हमें बराबर में 0 लाना होगा। बराबर में 0 लाने के लिए हमें बराबर के इस तरफ वाली जितनी भी संख्या होती है उसका इस तरफ पक्षांतर करना है। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को व्यवस्थित करने पर तो हम जब व्यवस्थित करेंगे तो ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ये व्यवस्थित होगा। ये है cx धन 2y। अब ये धन का c है तो उस तरफ जाएगा तो ऋण का c हो जाएगा, और जो ऋण का 2 है उस तरफ जाएगा तो ये धन का 2 हो जाएगा। बराबर में हमें मिलेगा 0। ये पहला हो जाएगा, इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो होगा 8x धन cy, धन का c है जो ये वाला धन का c इस तरफ आ जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा। ये हमें मिलेगा बराबर 0। ये होगा समीकरण 2। इसके बाद हमें तुलना करनी है व्यापक वर्ग समीकरण से। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि व्यापक वर्ग समीकरण आखिर होता क्या है, तो अब आप लोगों से ये बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x धन b1y ये होता है व्यापक वर्ग समीकरण, धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो आपको ध्यान से देखना है कि तुलना किस तरीके से होती है। जो ये पहला व्यापक वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना हमें समीकरण 1 से कर देनी है, और जो दूसरा व्यापक वर्ग समीकरण है इसकी तुलना हमें समीकरण 2 से कर देनी है। तो चलिए देखते हैं। x लिखा है यहाँ भी x लिखा है, तो a1 का मान होगा c। इसी प्रकार यहाँ y लिखा है, यहाँ y लिखा है, तो b1 का मान होगा 2। y और y कैंसिल हो जाएंगे तो b1 का मान हो जाएगा 2। इसी तरीके से c1 का पूरा मान होगा -c + 2। तो अब हमें इसकी ट्रिक बना लेनी है कि जो यहाँ होगा ये a1 का मान, ये b1 का मान, यहाँ ये c1 का मान हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा a2 का मान, ये हो जाएगा b2 का मान, और ये हो जाएगा c2 का मान। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख देना है a1 बराबर और डायरेक्ट लिख देना है c, कॉमा। इसी प्रकार b1 बराबर आपको यहाँ देखना है, y का गुणांक जितना भी हो वह b1 होता है तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से c1 बराबर पूरा का पूरा ये लिख देना है -c + 2। यहाँ आपको ये कॉमा बहुत ही ज़रूरी है लगाना। इसी तरीके से आपको a2 का मान मिलेगा। a2 बराबर यहाँ देखो x समीकरण 2 में x का जो मान है 8, ये a2 का मान हो जाएगा। इसी तरीके से b2 का मान है c, और c2 का मान जो है -c। इसके बाद हमें सभी का अनुपात रखना है। सबसे पहले तो a1 बटे a2 बराबर अनुपात होगा c/8, क्योंकि a1 का मान c है और a2 का मान 8 है, तो ये अनुपात में होगा c/8। इसी तरीके से b1 बटे b2 का मान होगा 2/c, और c1 बटे c2 का मान होगा -c + 2/c। अब चूँकि अनंतः अनेक हल की शर्त हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अनंतः अनेक हल हों, तो हम लिखेंगे शर्तानुसार। चूँकि एक ही शर्त है तो आप शर्तानुसार लिखेंगे। अगर 2 शर्त हैं तो फर्स्ट शर्त और सेकंड शर्त लिख सकते हैं।
तो शर्तानुसार अनंतः अनेक हल के लिए अनंतः अनेक हल के लिए हमें पता है अनंतः अनेक हल के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। a1/a2 का हमें मान पता है, हमें पास मान है, ऊपर देखते हैं। चलिए a1/a2 का मान है c/8, तो यहाँ हम रखेंगे c/8 बराबर b1/b2 का है 2/c बराबर c1/c2 का है -c प्लस 2/-c। आपको ऊपर से देख के ये यहाँ से सभी के मान लिख लेना है। तो ये मैंने लिख लिए। अब इसमें से जब तीनों बराबर में परिमेय संख्या हो तो एक का हम निगमन कर देते हैं, लास्ट वाले का, तो इन दोनों को लिखेंगे तो हमें मिलेगा c/8 बराबर 2/c। इसके बाद हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर c का c में होगा तो हो जाएगा c वर्ग और 8 दूनी हो जाएगा 16। तो वर्ग हटा तो वर्गमूल आएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा करनी 16 इस तरीके से। तो जब ये बाहर आएगा तो ये आएगा धन ऋण 4। धन ऋण इसलिए आता है जब भी वर्गमूल से बाहर संख्या आती है तो उसे धन ऋण में लिख सकते हैं, और 4 अतः c का ये मान होगा धन ऋण 4, जिसके लिए इसके अनंतः अनेक हल होंगे। तो ये इस तरीके से हल कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।